हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ ही इसमें कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि हम फर्म को बंद कर रहे होते हैं, और जब बंद कर रहे होते हैं तो जितनी भी हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं उनको हम बेच देते हैं, क्योंकि एसेट्स ये तो है नहीं आप फेंक देंगे। तो क्या होता है, कई बार तो हम एसेट्स को क्या करते हैं, किसी पार्टनर को दे देते हैं अगर उसे चाहिए होता है तो, और उसके बदले में उस पार्टनर से हम पैसे ले लेते हैं। और जबकि कई बार क्या होता है कि हम कोई पार्टनर नहीं ख़रीदना चाहता एसेट्स को, तो हम सारी एसेट्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई ले रहा है तो वो एसेट हम उसे दे देंगे, नहीं ले रहा तो उसे हमें बेचना तो बेचना ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन में, वो आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। 3 अकाउंट बनते हैं इनके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में क्या आया क्या गया ये सब देखना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि जो भी एसेट्स है उनको हम बेच रहे हैं तो कितनी वैल्यू हमें रियलाइज़ हो रही है, रिकवर कितनी हो रही है। और जब आप क्या करते हैं, जो आपको अमाउंट रिकवर होता है वो आप पार्टनर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन क्या पार्टनर्स को सारी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? ये भी गलत होता है। जो भी अमाउंट रिकवर किया जाता है उसमें से पहले हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं सबसे पहले उसकी पेमेंट की जाती है। देन फिर हम पार्टनर्स के ऊपर, अगर हमने कोई लाइबिलिटी ले रखी है पार्टनर से, तो उसकी भी पेमेंट की जाती है। और जब उन दोनों में से हम देख लेते हैं आया कितना गया कितना और बचा जितना है, वो हम फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फिर लॉस में आए चाहे फिर प्रॉफिट में आए। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, रियलाइजेशन अकाउंट हम खोल रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ाई है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों खोल रहे हैं? हम एसेट्स को बेचने के लिए सबसे पहले ओपन कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को जब हम बेचते हैं तो वो हमारे बिजनेस से निकल जाती है। जैसे कि मान लो आपकी एसेट्स है गुडविल, तो गुडविल आपके बिजनेस से चली जाएगी टू गुडविल अकाउंट, और इसके बदले में आप डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी आपके पास बैलेंस शीट में एसेट्स लिखी हुई हैं उन्हें आप रियलाइज़ कर लें, उन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर लें। और रियलाइजेशन में ध्यान रखना, सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी वैल्यू हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें बेचकर हम मनी में उसे ला सकते हैं। अब आप कहोगे कि रियलाइजेशन में एसेट ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है, कैश भी एसेट होता है। लेकिन कैश को हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी हमारे अमाउंट में होता है, कैश में होता है। रिकवर तो वो पहले ही हो गया होता है, कैश में होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी हमारी एसेट्स है जिन्हें हम बेचकर उसकी मनी में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, रियलाइजेशन में उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमारी एसेट है, अब गुडविल है, गुडविल आपको पता है इससे अमाउंट रिकवर हो सकता है। गुडविल का अमाउंट यानी हमारी पहले भी देखते थे जब एडमिशन होता था, तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल का अमाउंट लेकर आता था, तो जब बंद हो रहा है तो भी हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल हमारा एसेट होता है, इसको भी हम अपने बिजनेस से हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कैश में देख सकते हैं। तो आपने देखा टू गुडविल कर रहे हैं, रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम रिकॉर्ड कर देंगे जब भी वो एसेट्स को हम रियलाइज कर रहे हैं, उसकी रियलाइज वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, गुडविल की वैल्यू है 10,000 तो बैलेंस शीट में दे रखी है। तो आपने बैलेंस शीट में कैसे आई होगी, ये गुडविल अकाउंट आपने इससे पहले ओपन किया होगा। गुडविल अकाउंट एसेट होता है, तो एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस आपको जो है वो दे रखा होगा 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपको गुडविल का बैलेंस दे रखा है 10,000 का, ठीक है, यहाँ पे चाहे बैलेंस है।
या आप लिख सकते हैं यहाँ गुडविल। तो गुडविल का आपका बैलेंस है 10,000 रुपीज़ का। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सब बैलेंस को जीरो दिखाना चाहते हैं, जितनी भी एसेट है उनकी वैल्यू आपको जीरो दिखानी है। और जीरो आप तब दिखाते हैं जब वहाँ पर कोई भी बैलेंस ना बचता हो। अगर किसी भी एसेट अकाउंट में बैलेंस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसका अमाउंट जीरो है। अब यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, इसके अकाउंट को अगर हमें ख़त्म करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रेडिट 10,000 से क्रेडिट। और 10,000 से क्रेडिट की यहाँ पे नाम लिखेंगे रियलाइजेशन। ठीक है, गुडविल का अमाउंट है 10,000 का, इसे आपने बंद कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 10,000, बैलेंस कुछ भी नहीं लिखा, बाय बैलेंस या टू बैलेंस कुछ नहीं आया। इसका मतलब गुडविल अकाउंट को हम बंद कर रहे हैं। और बंद कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू गुडविल। कितना अमाउंट दे रखा है एसेट के अंदर, 10,000 का। नेक्स्ट आपको दे रखी है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को भी ख़त्म कर देंगे हम, टू बिल्डिंग 25,000। प्लांट एंड मशीनरी जो भी आपको दे रखे उन्हें आप हटाते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रियलाइज़ करके 25,000। इन्वेस्टमेंट 24,000। डेटर भी है, डेटर से भी पैसा हमें रियलाइज़ होता है, भले ही बाद में हो, लेकिन इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और क्या है आपके पास, स्टॉक है 10,000 का। ठीक है, कैश को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में। इसका मतलब एसेट साइड में है तो एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये पढ़ा है रूल। तो ये क्या है, लॉस है। ये क्या दे रखा है, लॉस। अब ये जो लॉस है, क्या लॉस हमें किसी से मिलता है, इसको बेचकर हम पैसे लेकर आ सकते हैं? तो लॉस का तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि बेचकर आप लॉस को पैसा कन्वर्ट करोगे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो लॉस जो होता है वो हमारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि लॉस से हमें कोई अमाउंट रियलाइज़ होकर आता है। ये लॉस की पेमेंट पार्टनर को करनी पड़ती है। तो ये लॉस जो है वो कौन देगा, पार्टनर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ना डालकर इसे हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। जो भी आपको पार्टनर, दो पार्टनर दे रखे हैं ए और बी। तो लॉस जो है वो यहाँ पर चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशो में, 3:2 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस जो 4,000 का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे, तो ये आपका आएगा 2,400 और 1,600। ये हमने लॉस दे दिया। लॉस के लिए उनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, निकलवाते हैं उनके अकाउंट से। तो कैश हमें दे रखा है 13,000 का, बैलेंस दे रखा है यानी डेबिट बैलेंस है। तो ये कैश जो है वो किस अकाउंट में जाएगा, ये आपका जाएगा कैश अकाउंट में। डेबिट है तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 का, ये आपका कैश अकाउंट। तो हमने एसेट्स का तो रियलाइज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ए से लिया गया लोन, इनको हम क्या करेंगे, इनकी भी अमाउंट देखेंगे। यानी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में यूज़ किया जाता है इन एसेट्स को। तो जब एसेट्स हमारी डेबिट में आ रही हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ कहाँ आएंगी, क्रेडिट में, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं, 30,000 के, जो भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। बिल्स पेबल 10,000, बैंक से लिया गया लोन 12,000। अब आप कहोगे लाइबिलिटी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, तो देखो लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी आपने देखो, जैसे कि मान लो क्रेडिटर अकाउंट है, आपने क्रेडिटर अकाउंट खोल रखा होगा, इसमें क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, बाय जो भी नाम दे रखा है उसका अमाउंट आपको मान लो 30,000 रुपीज़ दे रखा है क्रेडिटर का। अब रियलाइजेशन डिसोल्यूशन के समय ये क्रेडिटर अकाउंट भी हमें बंद करना होता है। जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसे हम कैसे कर सकते हैं, बंद, डेबिट करके। तो हम इसे 30,000 से डेबिट कर देंगे और ये नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट है, इसे बंद कैसे कर सकते हैं? डेबिट करके। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे क्रेडिटर जो है वो आपके क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स पहले बड़े थे, क्रेडिटर्स का कम होना, क्रेडिटर्स का कम होना। क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का कम होना क्या किया जाता है? आपका डेबिट। तो आपने क्या कर दिया? डेबिट 30,000 रुपीज़ से। तो रियलाइजेशन यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है? 30,000 से यहाँ पर लिखा जा रहा है क्रेडिटर। इसलिए हमने क्रेडिटर के ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं इन्हें लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर लिखा 30,000 से, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है ये आपके क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं 30,000 से। ठीक है। बिल्स पेबल 10,000, बैंक लोन 12,000, ए से लिया गया लोन, ए से लिया गया लोन 18,000। यहाँ पे ये हो गया अमाउंट। अब आगे देखो आगे क्या करना है। अब आपने तो सारा जितना भी था उसको हटा दिया, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट भी आपने कर दी। यहाँ पे दे रखा है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व क्या होता है? जो अमाउंट हमने बचा कर रख रखा है। तो बचा कर रख रखा है वो रियलाइजेशन में क्यों आएगा? वो तो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिज़र्व का अमाउंट। तो बाय रिज़र्व उसी रेशो में 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 30,000 और 20,000, ये बैलेंस दे रखा है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ बैलेंस शीट में एक भी अमाउंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। सब कुछ हमने कर दिए, कैश को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, स्टॉक डेटर सब कुछ हमने ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ से। तो बैलेंस शीट का काम तो हो गया। अब हम देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। कह रहे फर्म जो है वो डिस्क्लोज्ड हो रही है, एसेट्स को हम सोल्ड कर रहे हैं। देखो हमने तो अपनी मर्ज़ी से एसेट्स को हटा दिया, उसकी वैल्यू रियलाइज़ कर ली। भाई जो गुडविल मेरे पर 10,000 की है, अब उसको बेचने पर 6,000 मिल रहा है तो 4,000 का लॉस हुआ। पर मैं ऐसे नहीं लिखूँगी लॉस को, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? जो एसेट्स है उसको सोल्ड कर रही हूँ, एसेट्स को हम सोल्ड कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री देखो क्या होती है। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। नॉर्मल आप सोल्ड करते थे, डिसोल्यूशन ये वाली चीज़ मत देखो, वैसे सोल्ड करते थे तो आप क्या करते थे? कैश या बैंक में पैसा आ जाता था और एसेट्स हमारी जो भी है, जैसे मशीनरी बेची तो मशीनरी चली जाती थी, यही करते थे। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, आपके बिज़नेस में मशीनरी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, या फिर डेटर आप ख़त्म कर रहे, जो भी आप, जैसे आपके पास बिल्डिंग दे रखा था, बिल्डिंग को आप ख़त्म कर रहे हो तो बिल्डिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। आप कहोगे कैसे नहीं है, ये रही बिल्डिंग। नहीं, ये देखो यहाँ जो बिल्डिंग दे रखी थी वो आप अपने बिज़नेस से हटा चुके हो, बिल्डिंग को यहाँ पे आप डेबिट कर चुके हो, बिज़नेस से इसकी वैल्यू रियलाइज़ करके लेके आ चुके। इसका मतलब आपके पास तो बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आपने तो उसको दिखा दिया कि उसकी वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली है। कन्वर्ट कर ली इट मीन्स कि वो हमारे बिज़नेस में है ही नहीं, और जब हमारे बिज़नेस में है नहीं तो उसे हम सेल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ ना लिखकर इसकी जगह हम रियलाइजेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन। तो वही कैश और बैंक में पैसा तो आता है, लेकिन इसका जो हम इफ़ेक्ट होता है वो बिल्डिंग ना लिखकर रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, हम उसको पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यानी एसेट्स को जब हमें बेचना हो, जब एसेट्स को हम बेचना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, उल्टा ही लिखा जाता है। तो आप एसेट्स में क्या क्या बेच रहे हो वो लिखते जाओ। आप गुडविल बेच रहे हो 6,000 की, बिल्डिंग बेच रहे हो, जो जो बेच रहे हो, जितने भी अमाउंट आपको दे रखा है, जैसे भी दे रखो, कभी क्या रखा होगा 20% बेच रहे हो, 10% बेच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाना। प्लांट एंड मशीनरी आपने बेचा 20,000 का, डेटर आपने बेचा 10,000 का,
चाहे वो आप नाम भी लिख सकते हो जो आपके बैलेंस शीट में पहले नहीं दे रखा था। टाइपराइटर जैसे कि बैलेंस शीट में पहले नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे दिखा रहे हैं आपने टाइपराइटर बेचा 2000 का, तो 2000 का यहाँ से टाइपराइटर आपने बेचा, ये आपने सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, तो बेचने का तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, ये आपका अमाउंट हो गया 88,000 का आपने सामान बेचा। अब बेचते हैं तो लाइबिलिटीज़ जो है उसकी पेमेंट भी की जाती है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड। तो अगर हम एंट्री देखें, व्हेन लाइबिलिटीज़ आर पेड, एसेट्स बेची तो लाइबिलिटीज़ भी पे की जाती हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है। तो नॉर्मल केस में अगर हम जो एंट्री करते थे उसे हम क्या करते थे, जो भी हमारी लाइबिलिटी होती थी उसे डेबिट करते थे, जो भी हमारी लाइबिलिटी होती थी उसे डेबिट करते थे, और उसके बदले में कैश या बैंक हमारे अकाउंट से चला जाता था। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास लाइबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो भी लाइबिलिटी थी उसको हम उसी में पे कर चुके हैं, पहले से ही हमने लाइबिलिटी को यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम ना लिखकर हम क्या नाम लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक में अमाउंट चला जाता है। अब इस सिचुएशन में देखो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो जो भी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट आप कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगी, क्रेडिटर्स और आपके क्या है, बीपी। अब डिस्काउंट पे है 5%, तो देखो क्रेडिटर्स आपके 30,000 है, 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट के बाद ही यहाँ पे दिखाओगे 28,500। बीपी आपके कितने 10,000, तो 5% डिस्काउंट के बाद 500 यानी 90,500 का बीपी है। तो ये पॉइंट भी आ गया कि आप लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ए एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन, ए एग्री करता है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। तो ए जो है वो अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है, तो 2 एज कैपिटल, और ये क्या है, ये है मिसेस ए का लोन की पेमेंट कर रहा है, कितने का, 18,000। अब आप कहोगे यहाँ पे ये पॉइंट क्या दे रखा है, बी पॉइंट। यहाँ पे कह रहे हैं ए टुक स्टॉक एट ₹8,000, बी टुक इन्वेस्टमेंट 15,000। मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार हम एसेट्स को बाहर ना बेचकर अंदर ही दे देते हैं, और उसके लिए जितना हम बेचते हैं उतना हम उस पार्टनर से ले लेते हैं, जिसको हमने बेचा ए से ले लेते हैं 8,000 रुपीज़। लेने का मतलब हम उसके अकाउंट को क्या कर देते हैं, उतने अमाउंट से डेबिट कर देते हैं। तो आपका जो बिज़नेस है वो स्टॉक को क्या कर रहा है, ए को दे रहा है 8,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रहा है बी को। ठीक है, ए को दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है बी को। तो यहाँ पे देखो, जब एसेट्स को हम ए को दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उतना अमाउंट हम उससे ले लेते हैं, और उसके बदले में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि एसेट्स को आप यहाँ से जाते हुए तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपके बिज़नेस में कोई उस नाम का एसेट ही नहीं है, उसे आप पहले ही रियलाइज़ कर चुके हैं। तो पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को। अब रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब एसेट्स को जब आप ए को दे रहे हो तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पर लिख देंगे बाय, हम किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं हम स्टॉक, और बी को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बी को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट। जितने की भी आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 15,000 की, तो 8,000 ये दे रहे हैं, 15,000 की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं बी को। तो ये भी क्लियर है यहाँ से, ये अगर कोई ले ले तो हमें उसे दिखाना होता है। स्टॉक अकाउंट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक तो हम पहले ही ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद आपको दे रखा है एक और पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। कई बार कुछ ऐसे खर्चे भी हो जाते हैं तो उन खर्चों की पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने क्रेडिटर बीपी की पेमेंट यहाँ से करी है तो एक्सपेंसेस की पेमेंट भी हम यहाँ से कर देंगे 2,000 का। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमने ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, बचा हमारा बैंक का लोन। बैंक के लोन के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दे रखा कि आपने पे किया या नहीं किया, तो हम ये मान लेते हैं कि चाहे नहीं दे रखा एडजस्टमेंट में, हम इसकी पेमेंट फुल कर देंगे।
तो यहाँ से बैंक का लोन भी हम फुल पे करेंगे, बैंक लोन 12,000, तो ये आपका हो जाएगा 52,000 का अमाउंट। यहाँ से हमने ये भी पे कर दिया। अब उसके बाद ये हमने सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि कई बार आपने देखा था गुडविल 10,000 की थी, 6,000 की दे रहे थे, बिल्डिंग 25,000 की थी, 50,000 प्रॉफिट में दे रहे थे। तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस। और ये आपको पता है ये कौन सी साइड है, इनकम साइड है, ये एक्सपेंसिव साइड है। अगर ये साइड ज़्यादा हो और ये साइड कम हो तो सीधी सी बात है क्या होगा, आपको इनकम प्रॉफिट होएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा 1,81,000 और यहाँ आएगा 179, यानी 2,000 का डिफरेंस आएगा। कितने का, 2,000 का। यानी ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अब ये प्रॉफिट किसको दे देंगे, ए को और बी को 3:2 में, 1200 और 800। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट।